हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज की इस क्लास में हम भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियों को मार्क करेंगे। याद रखिए कि यूपीएससी लेवल की मार्किंग अगर आप चाहते हैं, एक्चुअली में आप चाहते हैं कि जो आप पढ़ें वो पेपर में आए, तो उसके लिए इसेंशियल होगा कि केवल चीजों को एटलस पे मार्क ना करें। मैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ आपके साथ शेयर करता हूं, आप उससे स्टिकी नोट्स में लिखकर अपने एटलस पे जरूर चिपकाएं। साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारी फर्दर इंफॉर्मेशन भी देता हूं, आप उसे भी कोशिश करें कि नोट डाउन करें। क्लियर? अब इस चीज को समझिए कि मैं सीधे पॉइंट पर अगर आऊं तो पहाड़ियों से रिलेटेड यूपीएससी ने जो प्रश्न करे हैं, आपको सतही तौर पर देखने पर, सुपरफिशियली देखने पर ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। क्लियर? मतलब हर 2 साल में 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि हर वर्ष एक आए या फिर हो सकता है कि एक वर्ष में 2 प्रश्न आपको इससे रिलेटेड दिखाई दें। तो कुल मिला के टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पिन पॉइंट टॉपिक है। एक वर्ड मैं हर क्लास में रिपीट करता हूं, कुछ बच्चों ने इस वर्ड को जो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करा कि पिन पॉइंट या वाटर ड्रॉप इफेक्ट। फाइन, वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब है जो टॉपिक आया है उसके आसपास का सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से पिन पॉइंट का मतलब है कि याद रखें यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ सेक्टर से प्रश्न हमेशा आते हैं और उससे आते रहेंगे, बस वो सेक्टर बच्चे के लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको वहां पर एक प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत होती है। क्लियर? तो याद रखें कि जो पहाड़ी वाला सेक्शन है इससे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ जगहों से हमेशा आते हैं और कुछ जगहों से नहीं। स्पेसिफिकली इस टॉपिक में मैं कहूं तो कुछ प्रकार के प्रश्न हमेशा आते हैं। आप नोटिस करेंगे, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक हो तो आप उसमें देखें, आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी ऐसा प्रश्न करता है। इसी अगर मैं मैप का यूज करूं तो वो इंडिकेट करेगा कि रॉकीज में, इस प्रकार से एंडीज में, यहां पर आपको एटलस दिखाई देगा, इस प्रकार से एटलस, एल्प्स, यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या फिर हिमालय के केस में वो कोई भी माउंटेन रेंज पकड़ेगा और वो आपसे प्रश्न करेगा कि इस माउंटेन रेंज में, इस पर्वत श्रेणी में आप वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, इसकी औसत ऊंचाई बढ़ेगी या कम होगी। क्लियर? अब आप सोच कर देखें, क्या यह संभव है आपके लिए कि आप विश्व के सारी पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई बढ़ने या घटने का क्रम याद कर सके? ये नियर टू इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार से वो आपसे पूछता है कि अगर किसी पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है तो उसका निर्माणकारी बल कौन सा है, या फिर एक और प्रकार का प्रश्न बनता है कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये किस किस स्थान पर है, किस किस राज्य में आती है। अगर वो नेशन में आती है, इंटरनेशनल रेंज है, यानी कि एक से ज्यादा देशों में आती है, तो कौन कौन से उसके देश हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो याद रखें कि कुछ पहाड़ियों के बारे में प्रश्न आपको करंट पर आधारित दिखते हैं। तो करंट के लिए मैं एक नई शॉर्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं 1 मिनट ज्योग्राफी के नाम से शॉर्ट बनाऊंगा, जिसमें हम उस दिन या उस हफ्ते या उस अंतराल में जो भी प्लेस न्यूज में रहा है उसकी ज्योग्राफी को 1 मिनट में देख लेंगे। अब याद रखिए कि यह बहुत अच्छा अप्रोच होगा आपकी पढ़ाई के लिए। याद रखिए वो जो 1 मिनट होगा, उस 1 मिनट में आप करंट की सारी लोकेशंस देख लेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी कुछ समय पहले किस स्थान पर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया, तो उस 1 मिनट में हम उस स्थान की ज्योग्राफी के बारे में, वहां की महत्वपूर्ण नदी, वहां की पर्वतीय श्रेणी, वहां का एक कल्चरल एस्पेक्ट, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इसे निकालकर 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक न्यू अप्रोच है, ये एक न्यू इंटरवेंशन है जो हम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जो है सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इसे स्टार्ट कर सकें। क्लियर? तो चलिए हम पहाड़ी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं रिवर वाले चैप्टर का। क्लियर? चलिए जल्दी से देखें और रिवाइज करें माइंड में। याद रखिए लास्ट क्लास में हमने मोर देन 70 रिवर्स को प्लॉट करा था मैप पर। अगर मैं ड्रॉ करूं, और याद रखिए बच्चों, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक बार मेरी बात अवश्य माने। याद रखिए कि आपको फ्री हैंड मैप बनाना आवश्यक है। आप सभी का उद्देश्य अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो इस स्पिरिट को अपने अंदर जिंदा रखें और एक सिंपल सी प्रैक्टिस, मेहनत से बचे नहीं, एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, एक 100 पेज की कॉपी लें और उस कॉपी को भर दें मैप से। याद रखिए कि इस सीरीज में जो वीडियोस आएंगे, हर एक वीडियो में मैं ये लाइन बार बार रिपीट करूंगा, जिससे आप
किसी एक वीडियो में तो एटलीस्ट मेरी बात मानकर इसे प्लॉट करना स्टार्ट कर दें। चलिए, तो हम अगर प्लॉटिंग स्टार्ट करें तो याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए मैंने आपको समझाया था, इस प्रकार से आपको दिखाई देगी नर्मदा, इस प्रकार से दिखाई देगी तापी, इस प्रकार के साबर, इस प्रकार से माही। याद रखिए, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चारों नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं खंबात की खाड़ी में। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये आपको दिखाई देगी, ये है नदी गोदावरी, इस प्रकार से दिखाई देगी ये नदी है कृष्णा, इस प्रकार से दिखाई देगी ये नदी है कावेरी। अब ऊपर यहां पर दिखाई देगी पेन्नेरू, नीचे दिखाई देगी वेंगई। कृष्णा की सहायक नदी ऊपर से आती है भीमा, नीचे से आती है तुंगभद्रा। इसी प्रकार से गोदावरी की जो सहायक नदी है, ये ऊपर वाली नदी है प्राणहिता। प्राणहिता 3 नदियों का कॉम्बिनेशन है, एक नदी है पैनगंगा, एक है वैनगंगा, एक है वर्धा। क्लियर। इसी प्रकार से यहां हमने देखा था, यह है गंगा की एक धारा जिसे कहा जाता है हुगली। हुगली के अंदर अपना जल विसर्जित करती है दामोदर। अब याद रखिए, यहां आपको दिखाई देगी स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी तथा ऋषिकुल्या। ये नदियों का क्रम होगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ऊपर आपको एक और नदी दिखाई देगी जो कि वास्तविकता में गोदावरी की सहायक नदी है। नाम क्या है इसका? तो ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो नदी है यह कौन सी है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है। क्लियर। अब इसी प्रकार से पश्चिम की दिशा में, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें, इसी प्रकार से पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम यह भी हमने डिटेल में देखा था। याद रखिए कि आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, आप पाएंगे यहां पर नदी दिखाई देगी गोवा में। कौन सी 2 नदियां हैं? मांडवी और जुआरी। और ये दोनों नदियों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महादाया। इसी प्रकार से कर्नाटका में एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है साबरमती, नो, शरावती। क्लियर। इसी प्रकार से आपको केरल में 3 नदियां दिखाई देंगी, एक है भरतपूसा, एक है पेरियार, एक है पंबा या पाम्बियार। ये नदियां पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। ये याद रखिए कि इनका क्रम भी यूपीएससी ने सेवरल टाइम पूछा है। पॉइंट क्लियर है। अब इसी प्रकार से याद रखिए साबरमती, यहां पर वेस्ट फ्लोइंग में माही, नर्मदा, तापी। माही नदी जो है वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ओके। अब थर्ड डायमेंशन हमारा आता है कि किस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में नदियों का क्रम है। अब ध्यान देने योग्य है, याद रखें मैं ड्रॉ कर रहा हूं उत्तर भारत, तो पहले हमें इस प्रकार से देख लेना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, यहां ध्यान से देखें। हम अभी सिंधु नदी तंत्र के रिस्पेक्ट में अगर ड्रॉ करें तो याद रखें यह है हमारा उत्तर भारत, और मेरा रिक्वेस्ट है आप एज इट इज मार्किंग करें, एज इट इज डायग्राम बनाएं और इसका यूज करें। चलिए आते हैं, ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, यहां से यह है मानसरोवर झील, और याद रखिए यहां से उद्गम लेती है एक नदी, नाम है इसका क्या? सिंधु। क्लियर। यहां आपको दिखाई देगा झेलम, इस प्रकार से दिखाई देगी चिनाब, इस प्रकार से राबी, इस प्रकार से ब्यास, और यह है हमारी सतलुज। और याद रखिए कि ये नदियां मिलकर सिंधु नदी तंत्र कहलाती हैं। अब यहां पर नदियों का क्रम और इसका ऑर्डर आपको याद होना आवश्यक है। क्लियर। तो अब ये एक तंत्र हमने देखा और इसका ऑर्डर हमने देखा। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। चलिए इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं, अगर हमें ड्रॉ करना हो गंगा नदी तंत्र, चलिए हम गंगा नदी तंत्र को अलग से ड्रॉ करेंगे। यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इस प्रकार से गंगा नदी तंत्र स्टार्ट होता है, जहां आप पाएंगे कि गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से। अब इस प्रकार से गंगा जाएगी, और याद रखिए गंगा की सहायक नदियों में आपको दिखाई देगा इस प्रकार से रामगंगा, इस प्रकार से गोमती जो कि मैदान से आती है, इस प्रकार से घाघर जिसे नेपाल में कर्नाली कहा जाता है, इस प्रकार से गंडक, याद रखिए गंडक को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से कोशी जिसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, और इस प्रकार से महानंदा जो हमारे सिक्किम वाले क्षेत्र से आती है और उत्तर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। क्लियर। इसी प्रकार से आपको यहां दिखाई देगी यमुनोत्री ग्लेशियर से आने वाली हमारी यमुना, इस स्थान पर आपको दिखाई देगा प्रयागराज, इस स्थान पर आपको दिखाई देगा कन्नौज, इस स्थान पर आपको दिखाई देगा वाराणसी।
इस प्रकार से आपको ये वाला जो क्षेत्र है ये पटना वाला क्षेत्र दिखाई देगा और अंत में आपको यहां नहर कटिया और महानंदा नदी दिखाई देगी। याद रखिए कि गंगा की एक जो है वो धारा है हुगली, और ये भी याद रखिएगा कि हुगली के अंदर दामोदर नदी अपना जल विसर्जित करती है। ये हमारी गंगा नदी तंत्र का कंप्लीट डायग्राम है, डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। ये हुआ हमारा एक क्विक रिकैप। क्लियर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ियों को। अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि ये जो पोर्शन है आप पाएंगे इस प्रकार से आपको डायग्राम प्लॉट करना है। याद रखिए कि भारत में जो पहाड़ियों का क्रम है हम इसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा कि एक आपको क्रम जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा जहां आप पाएंगे कि हिमालय वाले क्षेत्र का विस्तार है। क्लियर? तो एक आपको हिमालय वाला क्षेत्र दिखाई देगा, याद रखें यह है हिमालय वाला भाग। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि और किस क्षेत्र में आपको भारत में पहाड़ी दिखाई देगी, तो याद रखिए दूसरा भाग होगा जहां आपको प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देगा। अब यहां पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। याद रखिए कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो पहाड़ियों का क्रम है उसे समझने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा अपने माइंड में टॉलरेंस रखें। यहां आपको दिखाई देगा ये पश्चिमी घाट है। क्लियर? अभी मैं एक रूपरेखा आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा हूं और याद रखिए ये एसेंशियल है, जिससे जब आप इसमें डिटेलिंग करें तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया पश्चिमी घाट वाला भाग। याद रखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो पूर्वी घाट है ये कटा हुआ है, यहां पर सतत पर्वत श्रृंखला देखने को नहीं मिलती। याद रखिए कुछ पहाड़ियां आपको इस प्रकार से ऊपर, इसके पश्चात कुछ पहाड़ियां यहां पर इसी प्रकार से इस तरह से, और इस प्रकार से यहां आपको 4 से 5 प्रमुख पहाड़ियां दिखाई देंगी पश्चिम की दिशा में। क्लियर है? तो यहां पर आपको माफ कीजिएगा पूर्व की दिशा में यह है ईस्टर्न घाट और यह है वेस्टर्न घाट्स। अब याद रखिए वो कोई भी स्टूडेंट जो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहता है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है मैं यहां लिख देता हूं, याद रखिए अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप उस टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लें। याद रखें कि आपके पास अगर ये डाउनलोडेड फॉर्म में होगा तो आप इजीली इसे ड्रॉ कर पाएंगे। क्लियर है? तो और ये भी याद रखिएगा कि ये जो डायग्राम्स हैं ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल को काफी इंप्रूव करते हैं। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बनाएं। क्लियर? तो यहां पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स, इस प्रकार से ईस्टर्न या पूर्वी घाट। अब यहां पर देखने योग्य बात है, याद रखिएगा कि आपको अदर पर्वत श्रेणियां भी दिखाई देंगी, जिसमें से एक यहां ऊपर की ओर दिखाई देगा। याद रखें इसे कहा जाता है अरावली वाला भाग। यह अवशिष्ट वलित पर्वत है। इस प्रकार से आपको यहां पर विंध्य दिखाई देगा। विंध्य का विस्तार आपको दिखाई देगा भांडेर और कैमूर के नाम से। यहां पर इस इंफॉर्मेशन को माइंड में सेटल डाउन कर लें, क्या कि ये विंध्या है, ये आपको दिखाई देगा विंध्य का विस्तार, विस्तार का नाम क्या है भांडेर तथा कैमूर। क्लियर? अब ये आगे तक जाएगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट के अलावा अब मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देगा राजमहल की पहाड़ियां। यहां नोटिस करें ये भाग है राजमहल की पहाड़ियां। क्लियर है? इसी प्रकार से याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार आपको आगे इस स्थान पर दिखाई देगा और इसे क्या कहा जाता है, तो आई थिंक आप सभी गैस कर पा रहे होंगे, इसे गारो, खासी, जयंतिया, बराइल, मिकिर और रेंगमा कहा जाता है। आज हम इसे भी देखने वाले हैं। क्लियर? अब नीचे आपको इस प्रकार से यहां दिखाई देगा एक और पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा इसे कहा जाता है सतपुड़ा। क्लियर? और मैंने सतपुड़ा के बारे में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में जहां मैंने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाया था उसके बारे में आपको बताया है। क्लियर? आज हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर? अब यहां पर आ जाइए। इस प्रकार से आपको यहां कुछ और भी पहाड़ियां दिखाई देंगी, इनका नाम
आपको शायद याद हो, मैंने जब गुजरात वाले भाग की मैपिंग कराई थी उस समय हमने इसे देखा था। कौन सी है वो पहाड़ियां? तो याद करें तो आपको आएगा गिरनार की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां, इस नाम से इसे जाना जाता है। एटलस में इसे आवश्यक रूप से हम मार्क करेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि अब मैं इसकी नेमिंग करता हूं। नाउ यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा कि आपको इस प्रकार से ये जो बीच का क्षेत्र है ये दिखाई देगा, और याद रखिए ये वाला जो भाग है ये मुख्यतः दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे अपनी मार्किंग में आवश्यक रूप से मेंशन करें। कारण क्या है? कारण यह है कि हम यहां पर भी कुछ पहाड़ियों को बनाने वाले हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा इस प्रकार से आपको जो है वो विस्तार दिखाई देता है। ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ करा है, याद रखिएगा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमें ऊपर की तरफ हिमालय वाले भाग का अध्ययन करना है। तो ये बन के रेडी है हमारी प्रमुख पर्वत की श्रेणियां या कुछ प्रमुख पर्वत जिसके बारे में आज हमें देखना है। क्लियर? तो देखिए एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है, अरावली है, नीचे विंध्य है, उसके नीचे सतपुड़ा है, आगे देखेंगे विंध्य का विस्तार भांडेर और कैमूर है, इसके नीचे आएंगे तो राजमहल की पहाड़ियां, इसका विस्तार आगे है, आगे ये गारो खासी जयंतिया के रूप में उपस्थित है, बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है इसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलिए अब यहां ध्यान से देखें, अब आते हैं हम इस ओर। याद रखिए कि हिमालय के केस में अगर मैं आपसे कहूं कि जो विस्तार आपको दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस स्थान पर हिमालय। क्लियर? यहां पर जो आपको विस्तार दिखाई देगा, याद रखिएगा इस स्थान पे यह होगा पश्चिमी घाट वाला भाग। क्लियर? अब यहां पर हमें एक एक करके हिमालय को डिटेल में देखना स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले हमने ब्रीफ में इसे देखा, अब हम इसे देखेंगे, पहले ब्रीफ में फिर डिटेल में। चलिए आ जाएं, ध्यान से देखें। याद रखिएगा कि हिमालय को पहले हम इस तरीके से मार्क करेंगे। याद रखिए मैं एक बार ऑब्जर्वेशन का एरिया ड्रॉ कर लूं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जर्वेंट पार्ट है। क्लियर? मतलब अब आपका फोकस केवल इस पर रहना चाहिए। याद रखें इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि ये जो स्थान है ये स्थान है अफ्रीका वाला स्थान। क्लियर? इसके बाहर मैं आपकी नेमिंग करूंगा। क्लियर? ये अफ्रीका वाला स्थान है। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये है अफ्रीका का ऊपरी भाग जिसे हम अभी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रायद्वीप है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मेरा पहला वीडियो इसी पर था। यह है अरब का प्रायद्वीप। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखें, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा यह है हम सभी का ग्रेट इंडिया। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखें, आपको दिखाई देगा कि यह है चीन वाला भाग, इसी प्रकार से ये जो है वो कोरिया वाला भाग है, और यहां पर आपको कामचटका प्रायद्वीप दिखाई देगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखें, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें यहां पर आपको इंडोनेशियन आइलैंड्स दिखेंगे, अर्थात इंडोनेशिया के द्वीप दिखाई देंगे। ओके, इस प्रकार से आपको यहां पर जापान दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको यहां पर कुरिल द्वीप समूह दिखाई देंगे। क्लियर? यहां आपको फिलीपींस दिखाई देगा, छोटा सा ताइवान दिखाई देगा, और यहां पर आपको बोर्नियो द्वीप दिखाई देगा। यहां पर ये जो सारी मार्किंग मैं कह रहा हूं, याद रखिए आपको ये मार्किंग माइंड में सेटल डाउन होनी आवश्यक है। क्लियर? तो आ जाए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहां ध्यान दें, याद रखिएगा कि आपको इस प्रकार से यहां पर हिमालय उपस्थित दिखाई देगा। पहले हमें हिमालय को जो है वो आउटर पार्ट से एक ब्रॉडर सेंस में देखना है, इसके पश्चात हम इसे डिटेल में देखेंगे। याद रखिए ये इस प्रकार से आपको हिमालय दिखाई देगा। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन की बात है, याद रखिएगा कि सामान्यतः जब हिमालय की लंबाई को नापा जाता है तब यह कहा जाता है कि हिमालय उपस्थित है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। परंतु यहां रिमार्केबल बात है कि जिस बल ने, जिस फोर्स ने वास्तविकता में हिमालय का निर्माण करा है, याद रखिए उसी फोर्स, उसी बल के कारण
हिमालय के अदर विस्तारों का भी निर्माण हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सामान्यतः आपको सुनाई देगा कि इस विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो रॉकीज या एंडीज है, या फिर रॉकीज एंडीज का कॉरिडोर है। याद रखिए कि अगर आपने हिमालय के सारे विस्तारों को कनेक्ट करते हुए हिमालय की लंबाई को नापा तो आप पाएंगे कि इसकी लंबाई ग्रेटर है एज कंपेयर टू रॉकीज, एज कंपेयर टू एंडीज, एज कंपेयर टू ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। याद रखिएगा हिमालय का एक विस्तार इस प्रकार से जाता है जिसे पाकिस्तान के क्षेत्र में सुलेमान रेंज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हिमालय का एक विस्तार जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है जिससे पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हिमालय का एक विस्तार आपको दिखाई देगा जो हमारे पूर्वोत्तर में बढ़ता है जिसे पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसी का कंटिन्यूएशन आप पाएंगे कि म्यांमार जाता है जहां इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहां जो नीचे इसका विस्तार जाता है आज आप इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। वास्तविकता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई द्वीप समूह नहीं है, ये हिमालय की ही चोटियां हैं जो पानी से बाहर आ चुकी हैं। क्लियर। अब इसी प्रकार से ये आगे जाएगा तो अफगानिस्तान तक उपस्थित है। अब सोचे इसके ऊपर तक आपको दिखाई देगा हिमालय। याद रखिए यहां पर पामीर नॉट है। एक पूरी डेडिकेटेड क्लास मैं चाहता हूं कि हम कंडक्ट करें पामीर नॉट पे या पामीर की पर्वतीय गांठ पे इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है इस पर। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखें, याद रखें कि इसी का विस्तार आपको आगे इस स्थान तक दिखाई देगा जहां आप इसे जाग्रॉस श्रेणी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि वैज्ञानिकों का मत यहां तक है कि जिस बल ने, अर्थात यहां पर एक प्लेट है, कभी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे तब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यहां एक प्लेट है जो ऊपर की दिशा में जा रही है। और याद रखिएगा इस प्लेट के ऊपर की दिशा में जाने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। और उसी फोर्स के कारण यहां आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी जाग्रॉस के नाम से। आप एशिया का मैप खोलेंगे, पेज नंबर 54 के आसपास आपको दिखाई देगा एशिया का मैप। आपको उसमें टर्न करने पर अरब का प्रायद्वीप ये जो क्षेत्र है ये दिखाई देगा और उसके ऊपर आपको यहां पर दिखाई देगा जाग्रॉस। याद रखिए इस जाग्रॉस रेंज को वास्तविकता में हिमालय के एक सबसे सुदूर विस्तार के नाम से जाना जाता है। परंतु अगर आप इसके बारे में अभी सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक प्लेट है, उसके भी आगे की ओर विस्तार के कारण इसका निर्माण हुआ है। कलेक्टिवली दो फोर्सेस के कारण इसका निर्माण हुआ है। जब आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे तब की कंडीशन में आपको इस डिटेलिंग को जानना पड़ेगा। अनलेस अनटिल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना याद रखें हिंदुकुश और सुलेमान इसका विस्तार है, आगे तक जाग्रॉस तक इसका इफेक्ट दिखाई देता है। जाग्रॉस रेंज जो है वो ईरान और इराक में आती है। क्लियर। तो चलिए हम इसकी नेमिंग कर लें। ध्यान से देखिएगा, ये अफ्रीका वाला भाग है, ये अरब का प्रायद्वीप है, इस प्रकार से ये हिंदुकुश, ये सुलेमान, इस प्रकार से ये पूर्वांचल हिल्स। इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। और याद रखिए पूर्वांचल हिल्स का ही विस्तार अराकान योमा, और अराकान योमा जो है वो म्यांमार में है। इसी प्रकार से ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब यहां याद रखिएगा कि आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी मार्किंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जापान है, यहां आपको बोर्नियो दिखाई देगा, ये इंडोनेशिया है। टॉपिक से इसका कनेक्शन नहीं है परंतु आपको याद रखना है मार्किंग जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में वो सेटल डाउन होंगी, बाद में इनका यूज होगा तो आपको इसे सेटल डाउन करना स्टार्ट करना होगा। क्लियर। यहां पर आपको जो है वो क्रा, अब ये क्रा क्या है तो ये स्थल डमरू मध्य है। आगे इस क्लासेस में इसका यूज होगा, इसलिए इस मार्किंग को अपने दिमाग में सेटल डाउन रखेंगे। याद रखिए इस प्रकार से ये आपको ताइवान दिखाई देगा, इस प्रकार से ये आपको फिलीपींस दिखाई देगा। स्थान कम होने के कारण मैं यहां पर मार्किंग पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। क्लियर। तो नेम पूरा नहीं लिख रहा हूं। ये जाग्रॉस है, हिंदुकुश, सुलेमान। चलिए तो ये हुआ हमारा हिमालय का विस्तार वाला भाग। अब हम एक एक को डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। याद रखिए इस प्रकार से हम पहले ड्रॉ करेंगे हमारे ग्रेट इंडिया के उत्तरी भाग को। याद रखिएगा आपको फ्री हैंड ड्रॉ करते आना अत्यंत आवश्यक है। जस्ट अ सेकेंड, हमारे लिए इतना पोर्शन सफिशिएंट होगा अभी।
याद रखें वहां आगे कुछ पहाड़ियां हैं, मैं इन पहाड़ियों के बारे में भी आपको आगे की क्लास में, इसी क्लास के कंटिन्यूएशन में आगे बताऊंगा। अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए ये हमारा उत्तर वाला भाग बन के रेडी है, ध्यान से इस पर फोकस करिएगा। याद रखें आपको कुछ पर्वत श्रेणी दिखाई देंगी और उनका क्रम आपको याद रखना है। याद रखिए कि सबसे ऊपर आपको यहां पर दिखाई देगी, इसे कहा जाता है काराकोरम। मैंने पहले की क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन करा है। याद रखिएगा कि जो काराकोरम श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। क्लियर। और याद रखिए ट्रांस हिमालय जो है वो मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, मुख्य हिमालय का निर्माण इसके काफी बाद में हुआ है। ट्रांस हिमालय में बेसिकली 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, कई बार जास्कर या कैलाश को माना जाता है। जास्कर कुछ क्लास के एनसीईआरटीज में इसे वृहद और कुछ क्लास के एनसीईआरटी में इसे ट्रांस हिमालय का भाग माना गया है। कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजिंग पार्ट से प्रश्न नहीं आते। क्लियर। तो यहां याद रखिए कि यह है काराकोरम वाला भाग। इसी प्रकार से आप पाएंगे इसके नीचे आपको एक और श्रेणी दिखाई देगी, इससे कहा जाता है लद्दाख वाला भाग। क्लियर। इसके बारे में मैं पहले की क्लास में थोड़ा डिस्कशन कर चुका हूं, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं आप एक बार जो है वो उत्तर भारत की मैपिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखाई देंगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ एक और भाग दिखाई देगा, याद रखिए इसे कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। और कैलाश रेंज में आपको कैलाश पर्वत दिखाई देगा और इसी कैलाश रेंज के पास आपको एक झील दिखाई देगी। याद रखिए नाम है इसका मानसरोवर झील। और ये भी याद रखिएगा कि मानसरोवर झील जो है इसे मैजिकल लेक बोलते हैं। ये एक झील नहीं है, ये मोर देन 30 लेक्स का एक सिस्टम है। इन्हें जादुई झीलें या मैजिकल लेक्स बोलते हैं। कारण क्या है, एक का कलर बदलने पर सभी का कलर बदल जाता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये भी याद रखिएगा कि ये क्षेत्र जो है वो एक इंपॉर्टेंट श्राइन है, एक मठ है, एक हॉटस्पॉट है बेसिकली धार्मिक श्रद्धा का। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा का निवास है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ आपको कैलाश पर्वत दिखाई देगा। देखिए कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल एक साइंटिफिक सोच आपके दिमाग में डेवलप हो, इसके लिए मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। याद रखिए कि जो कैलाश वाला भाग है आपको दिखाई देगा कि माउंट एवरेस्ट को इतने लोगों ने विन करा। आपको दिखाई देगा कि नंदा देवी या धौलाधार यहाँ की श्रेणियों में और इवन अन्नपूर्णा को भी कई लोगों ने विन करा। विन करने का अर्थ है उसे चढ़ लेना। आप पाएंगे कि नोबडी यूज्ड टू विन कैलाश, किसी ने भी कैलाश पर्वत नहीं जीता। आप पाएंगे कि कैलाश को ना जीत पाने का या ना पूरी तरह से चढ़ पाने का कारण क्या है। कारण यह है कि यह क्षेत्र काफी ज्यादा दुर्गम है। याद रखिए कैलाश पर्वत जो है वो 7 डायरेक्शन से अदर माउंटेन से घिरा हुआ है। अगर कोई इसे चढ़ने का प्रयास करता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि दिशा भ्रम होने की स्थिति आती है। याद रखें कि ऐसा कहा जाता है यहाँ कंपास वर्क, एक हाइट के बाद कंपास वर्क करना बंद कर देता है। जो माउंटेनियर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कारण हमेशा याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा हार्ड दिखाई देता है। या फिर मैं अगर आपसे एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलना तो खैर रॉन्ग है, सही वर्ड होगा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। याद रखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग होगी। और कारण क्या है, कारण यह है याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा ट्रांस हिमालय। और ये याद रखिए ट्रांस हिमालय बना कैसे है, जब मैं डिटेल में आपकी क्लास लूंगा ट्रांस हिमालय के बारे में तब आप समझेंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो महाद्वीपीय तथा महासागरीय कॉन्टिनेंटल तथा ओशनिक क्रस्ट के कोलिजन के कारण, इनके टकराव के कारण हुआ है। और यहां होता क्या है, याद रखिएगा कि जो प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट ये ऊपर रह जाएगी और जो ओशनिक अर्थात सागरीय प्लेट है वो इस प्रकार से नीचे चली जाएगी। ये जो प्लेट गलेगी, मेल्ट होगी, ये मेल्ट होकर बाहर आएगी और पर्वतों के अंदर मैग्मा के फॉर्म में इस प्रकार से बाहर निकलेगी। और याद रखिएगा इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रांस हिमालय के पर्वत हैं ये वॉल्केनिक ओरोजेनी के हैं, ज्वालामुखीय उत्पत्ति के हैं। अर्थात यहाँ नीचे पर्वतों के मैग्मा कभी उपस्थित था जो आज के समय ठंडा हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। उस मैग्मा के अंदर आयरन है और आयरन के कारण मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास वर्क नहीं करता। और यह भी याद रखिएगा कि अक्सर आपको जो ज्योतिर्लिंग दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देते हैं उन स्थानों पर जिनमें अपना एक अलग ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट उपस्थित होता है। क्लियर। लेकिन श्रद्धा हमेशा इंपॉर्टेंट है।
हम ये कभी नहीं कहते या ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि उस स्थान पे लॉर्ड शिवा नहीं है, ईश्वर उस स्थान पर जरूर उपस्थित है, परंतु आपको यह जानना है कि कैलाश के आसपास के क्षेत्र में आपको जो है वो वोल्केनिक ओरोजिनी के पर्वत दिखाई देते हैं और आज भी कोई इस पर्वत को विन नहीं कर सका है। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि यह है मानसरोवर झील। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहां नीचे आपको एक और पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। याद रखें ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, नीचे आपको दिखाई देगा ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। क्लियर? और इसी प्रकार से याद रखें कि नीचे आने पर आपको इस तरह से यहां धौलाधार श्रेणी दिखाई देगी। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिए कि जो धौलाधार श्रेणी है इसका मुख्यतः विस्तार आपको दिखाई देता है कहां पर? इसका मुख्यतः विस्तार आपको दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन काम की बात यह है कि आपको कुछ इस प्रकार से एटलस में कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे एक बार जो है वो एडजस्ट कर लूं। याद रखिए एटलस में आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देता है, इस कारण हमेशा होता है कंफ्यूजन। इसे हम अलग कर लेते हैं। याद रखें एक पर्वत श्रेणी आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, याद रखें इसे कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर? इसी प्रकार से यहां दूसरी श्रेणी दिखाई देगी, याद रखिए इसे कहा जाता है धौलाधार श्रेणी। और इसी प्रकार से नीचे आप आएंगे तो यहां एक और श्रेणी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है मसूरी श्रेणी। क्लियर? अब याद रखें कि आगे कंटिन्यूएशन में एक और श्रेणी यहां दिखेगी, इसे कहा जाता है नागतिब्बा। क्लियर? और इसी प्रकार से यहां पर आपको एक श्रेणी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी, यह मुख्यतः नेपाल में आती है। क्लियर? अब इसे पहले अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें। क्या? तो ऊपर आपको दिखेगा इस स्थान पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इसके नीचे आएंगे तो यहां पर मसूरी, नागतिब्बा, महाभारत। क्लियर? अब आपको होगा कंफ्यूजन, कौन सा है बृहद, कौन सा है लघु और कौन सा है शिवालिक का क्षेत्र। सारा कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। यहां पर पहले कुछ चीजों को माइंड में सेटल डाउन कर लें। यहां आपको एक पर्वत दिखाई देगा, याद रखिएगा इसे कहा जाता है बच्चों बेसिकली नंगा पर्वत माउंटेन। इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है राकस पर्वत। याद रखें कि ये मैंने मार्किंग पहले कराई है, लेकिन इसमें मैं अब और कुछ चीजें ऐड करने वाला हूं। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि आपको कुछ और मार्किंग्स भी दिखाई देंगी। पहले हम उन मार्किंग्स को कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आपको याद रखिए यहां कुछ हिल्स दिखाई देंगी इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से कुछ पहाड़ियां दिखाई देंगी। याद रखिए इन पहाड़ियों को कहा जाता है जम्मू हिल्स। क्लियर? तो ये यहां आपको कुछ हिल्स और दिखेंगी, इन्हें जम्मू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो आपको और भी कुछ हिल्स दिखाई देंगी, याद रखिएगा इन्हें गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो याद रखिए कि जम्मू हिल्स और गढ़वाल हिमालय की पर्वत श्रेणी या जो हिल्स हैं ये कहां आती हैं? तो जम्मू हिल्स के लिए याद रखिएगा कि जम्मू हिल्स एक तो जम्मू कश्मीर में आती ही है, साथ में ये हिमाचल प्रदेश में भी आती है। क्लियर? और एक जो पार्ट है जिसे हम गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ये मुख्यतः हिमाचल और उत्तराखंड में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुख्यतः कौन से स्टेट में है। एक सिंपल सा वर्क है, आप एक बार जाकर एटलस में निगाहें फहराएंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दें, याद रखिए कि आपको इसे याद करने में समस्या होगी, तो पहले तो मैं इसकी नेमिंग करता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां याद रखिएगा ये नंगा पर्वत है, ये राकापोशी है, ये कैलाश है। क्लियर? कुछ स्थानों पर ऐसा मेंशन है कि काराकोरम का ही विस्तार कैलाश है। आप विस्तार माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इतना जरूर माने कि ये वास्तविकता में क्या है, ये वास्तविकता में है एक ट्रांस हिमालय का भाग। क्लियर? अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर नोट डाउन करेंगे। याद रखिए
कि यहां पर आपको एक नदी दिखाई देगी ब्रह्मपुत्र के नाम से। इसी प्रकार से आपको ऊपर से जाती हुई एक और नदी दिखाई देगी मेकोंग के नाम से। इसी प्रकार से आपको अंदर आती हुई एक नदी दिखाई देगी जिस सतलुज के नाम से, और ऊपर जाती हुई एक नदी दिखाई देगी सिंधु के नाम से। सिंधु, सतलज, मेकोंग और ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के पठार से ही आती है। मेकोंग थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी, परंतु याद रखें कि ये सभी तिब्बत के पठार से निकलती है। मेकोंग थोड़ा दूर है, बाकी सारी जो है वो मानसरोवर से निकलती हुई दिखाई देंगी। पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखें, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। याद रखिए कि हिमालय में आपको याद रखिएगा कि 4 श्रेणियां दिखाई देती हैं। क्लियर? आपने अगर इसे बच्चों समझ लिया तो याद रखिए आधा काम कंप्लीट। क्लियर? यहां ध्यान से देखिए, एक है जिसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसे समझने के पश्चात आपको कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ट्रांस हिमालय, इसके बाद है वृहद हिमालय, इसके पश्चात है लघु हिमालय, इसके पश्चात है शिवालिक। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा जो ट्रांस हिमालय है इसमें आपको 3 या कह लें 4 रेंजेस दिखाई देती हैं। एक को कहा जाता है काराकोरम, एक को कहा जाता है लद्दाख। अब याद रखें यह है जास्कर। अब अगर आप जास्कर को मानना चाहें तो माने, नहीं तो यहां पर काराकोरम के बाद सीधा आ जाएगा कैलाश। क्लियर? वृहद हिमालय कंटिन्यू है, वृहद हिमालय को वृहद हिमालय ही कहते हैं। अभी मैं इसकी प्रमुख पर्वत चोटियों को इस प्रकार से ड्रॉ करने वाला हूं। क्लियर? इसके पश्चात आता है लघु हिमालय। अब याद रखिए कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे यहां से हटा देता हूं जिससे हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। याद रखिए कि लघु हिमालय को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहां जानने योग्य है कि जम्मू एंड कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, इसके पश्चात इसे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तथा अंत में नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। अंत में नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो याद रखें जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहा जाता है, उत्तराखंड में याद रखिए इसे मसूरी या नाग तिब्बा के नाम से जाना जाता है, तथा नेपाल में इसे महाभारत, वही जो आप लोगों ने लॉकडाउन में जरूर देखी होगी और वही जो अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो लाइफ में होगी, अर्थात महाभारत ये नेपाल में उपस्थित है। क्लियर? अब यहां याद रखिए जो शिवालिक है ये आपको कहां कहां दिखाई देता है, तो आपको यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि जो शिवालिक वाला भाग है, शिवालिक को जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, याद रखिए इस स्थान पर इसे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी बुक, कोई भी नोट्स आपको यह क्लियरिटी नहीं देगा कि मैप पर मार्क करना तो आसान है पर कौन सा किसका भाग है। तो याद रखिए ट्रांस हिमालय के लिए काराकोरम, लद्दाख, या तो आप जास्कर मानो या तो नहीं मानो, या और फिर लास्ट वन इज कैलाश। कैलाश को तो आपको कंसीडर करना है। लघु हिमालय के वृहद हिमालय में याद रखिए कंटिन्यूस रेंज है, इसमें इंपॉर्टेंट पर्वत कौन कौन से ये आपको जानना है। अभी मैं इसको प्लॉट कराता हूं आपको। इसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय के लिए याद रखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में ये उपस्थित है और इसके ये नाम है। क्लियर? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी तथा लास्ट वन इज महाभारत। अब शिवालिक के लिए याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में से जम्मू हिल्स कहते हैं। इसके पश्चात उत्तराखंड में याद रखिएगा, उत्तराखंड के केस में आप पाएंगे इसे गढ़वाल हिमालय तथा कभी कभार कुमाऊं हिमालय इस नाम से जाना जाता है। थोड़ा पोर्शन इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश में ओवरलैप करता है, आपको उस चीज को कंसीडरेबल रखना है। क्लियर? इसके पश्चात याद रखिएगा कि नेपाल में तो कोई खास हमारे लिए जानने योग्य नहीं है, परंतु हमारे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसके लिए इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि इस प्रकार से आपको यहां पर 4 पर्वत दिखाई देंगे। क्लियर? और ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि जो शिवालिक वाला एरिया है बच्चों, आपको बुक्स में भी कई जगह ये दिखाई देगा लिखा हुआ कि शिवालिक जो है पर्वतीय क्षेत्र है। याद रखिए पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये टेबल्ड टॉप बेड ऑफ रॉक्स
एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसे यूज करा जाता है पिडमाउंट एरिया के नाम, पर्वत पदीय प्रदेश के नाम से या गिरिपद क्षेत्र के नाम से। शिवालिक गिरिपदीय क्षेत्र है। क्लियर? यानी कि यहां पर वास्तविकता में बड़े वृहद पर्वत नहीं है, इक्का दुक्का ही पर्वत है, और इक्का दुक्का है इसलिए ये इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अब यहां याद रखिएगा, आपको यहां पर 4 पर्वत दिखाई देंगे। क्लियर? अब यहां नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए, डाफला, मिरी, अबोरो, मिशिमी। क्लियर? मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाफला, मिरी, अबोरो, मिशिमी, ये 4 पर्वत हैं। याद रखिए, पश्चिम से पूर्व का डायरेक्शन, उत्तर से दक्षिण का डायरेक्शन। क्लियर? चारों आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, चारों भाग हैं किसका? शिवालिक का। क्लियर? तो मैप में हमने इन सभी को प्लॉट करा है। अभी वृहद हिमालय वाला पोर्शन बचा है बच्चों, हम वृहद हिमालय अभी प्लॉट करेंगे। क्लियर? चलिए आ जाए, यहां ध्यान से देखें। अब याद रखिए कि थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। आप ये ना समझें कि डायग्राम काफी टफ है इसीलिए सिविल सर्विसेज पूछता है और इसीलिए आपको पढ़ना है। याद रखें, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा हमारा वृहद हिमालय। क्लियर? अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि इसमें ये सैगिंग क्यों है, ये झुकाव क्यों है हिमालय में। क्लियर? यहां पर बैंड क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं यहां नाम मेंशन कर दूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, इजीली आप इसे रीड कर पाए। इसे कहा जाता है सिंटेक्शियल बेंड। क्लियर? या कभी कभार, अब इसके हिंदी वर्ड बहुत सारे हैं, कभी इसे संघ अक्षीय या अक्षीय मोड़ इस नाम से जाना जाता है। परंतु आपको यहां पर देखिए बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट आप लोग माने कि कुछ वर्ड हिंदी मीडियम को अगर आप चाहते हैं, और हम इसी प्रयास में लिखें कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इंप्रूव होना चाहिए। याद रखिए कि इंडिया में रहकर हिंदी मीडियम का यूपीएससी में रिजल्ट कम होने का कारण कुछ हैं, उन्हीं को ओवरकम करने के लिए ये सीरीज बनी है और ये मैपिंग हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो है वो आगे आपको बहुत सारी चीजें और भी दिखाई देंगी। क्लियर? तो हमारे इस उद्देश्य को फुलफिल करें, कुछ चीजों को आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। मैं वो वर्ड्स आपको रिपीट करूंगा, आपको उसे नोट डाउन करना ही है। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान दें, यहां पर भी आपको एक सिंटेक्शियल बैंड दिखाई देगा। यहां 2 सिंटेक्शियल बैंड हैं, या आप कह लें 2 अक्षीय मोड़ हैं। क्लियर? अब ये क्यों है इसके बारे में कुछ देर बाद हम डिस्कस करते हैं आज ही की क्लास में, परंतु पहले हम कुछ मार्किंग कर लें। याद रखिए, इस स्थान पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा एक पर्वत। नाम क्या है इसका? तो याद रखिए, इसका नाम है नंगा पर्वत माउंटेन। क्लियर? या नंगा पर्वत कहां आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर में भी कहां आता है? तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में ये आपको वृहद हिमालय में पीओके वाले स्थान पर दिखाई देगा। क्लियर? तो ये हो गया नंगा पर्वत माउंटेन। अब इसी प्रकार से याद रखिए, जम्मू कश्मीर के पश्चात आप आएंगे हिमाचल प्रदेश में। तो इस चीज को समझिएगा कि हिमालय का जो वृहद हिमालय का विस्तार है इस प्रकार से है कि बहुत ज्यादा क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देता है हिमाचल वाले भाग में, यहां आपको लघु हिमालय ज्यादा दिखाई देता है। तो थोड़ा सा हिमाचल वाले भाग से हिमालय वाला पोर्शन, वृहद हिमालय वाला पोर्शन थोड़ा बाहर है, लेकिन उत्तराखंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण चोटियां अवश्य दिखाई देंगी। याद रखिए, यहां आपको नंदा देवी, त्रिशूल तथा बंदरपूछ, ये 3 चोटियां दिखाई देती हैं। मैं एक बार नाम रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखें, एक है नंदा देवी, एक है त्रिशूल और एक है बंदरपूछ। अब यहां ध्यान दें कि यह क्रम सही नहीं है। ओके, क्रम आपसे इनका नहीं पूछा जाएगा, ये आगे पीछे इस प्रकार से अरेंज है कि आपसे क्रम नहीं पूछा जाएगा। बंदरपूछ ऊपर है या नीचे है, त्रिशूल, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। ये ऑर्डर जेन्युइन ऑर्डर नहीं है, ये केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, लेकिन इस ऑर्डर में ये सही है। ये 3 आपस में आपके लिए ऑर्डर से प्रश्न बनाने वाला फैक्टर नहीं होंगे। ओके, मैंने इसलिए बताया जिससे आप लोग इससे याद करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, ना ही प्रश्न आएंगे और ना ही प्रश्न बनने की कोई संभावना बनती है। क्लियर? तो यहां पर मैं नाम मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको ये दिखाई देगा बंदरपूछ, ये है नंदा देवी
ये है त्रिशूल। इस प्रकार से याद रखिए। अब आप प्रवेश करने वाले हैं कहां? नेपाल में। अब याद रखिएगा नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं, तो मैं जस्ट अ सेकेंड प्लॉट कर लें इसे। अब यहां याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है, आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा, आपको यहां पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मैं रिपीट कर दूं, ध्यान से देखिए, याद रखें। पहला है, इस प्रकार से इसे अपने माइंड में सेटल डाउन करें, यह है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू। अब यहां याद रखिए कि जो सिक्किम वाला भाग है, यहां पर आपको दिखाई देगा एक और पर्वत, और इसका नाम भी आपको माइंड में सेटल डाउन रखना है। याद रखिए इसे कहा जाता है कंचनजंगा। नाम से कंफ्यूज ना हो, काजीरंगा नहीं है। ओके, इसे कहा जाता है कंचनजंगा। क्लियर? ये आता है सिक्किम में। और इसी प्रकार से आप पाएंगे यहां पर एक और पर्वत है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर एक और पर्वत है जिसे कहा जाता है नामचा बरुआ या नामचा बारुआ पर्वत। याद रखिएगा ये जो नामचा बारुआ पर्वत है, ये सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है। भूटान वाले भाग में बृहद हिमालय का कोई बहुत विशेष जो है पोर्शन नहीं है। याद रखें ये बंदरपूछ है, ये नंदा देवी है, ये त्रिशूल है। क्लियर? तो ये वृहद हिमालय का विस्तार है कुछ इस प्रकार से। क्लियर? मैं यहां नाम जो है वो पूरे कर देता हूं। याद रखिए नामचा बरुआ आता है अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा आता है सिक्किम में, ये चारों आपको दिखाई देंगे नेपाल में, तथा ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिखाई देगा उत्तराखंड में। क्लियर? ये जो है ये नंगा पर्वत है, ये आता है लद्दाख में। याद रखिए ये लद्दाख में आता है। क्लियर? मैं रिपीट कर दूं, मैंने स्टार्टिंग में इसे जम्मू और कश्मीर कहा था, जम्मू कश्मीर से हमने सेपरेट करके लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। क्लियर है? ओके, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ही पीओके आता है। ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ये है हमारा वृहद हिमालय या ग्रेट। क्लियर? चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, हिमालय वाला पोर्शन जो हमें मार्क करना था। हमने वृहद हिमालय देखा, फिर लघु हिमालय देखा, शिवालिक वाले पार्ट के लिए कुछ हिल्स हैं जो हमें याद रखनी है। क्लियर है? अब यहां पर हम आते हैं दक्षिण भारत के पर्वतों पर। अब आते हैं हम दक्षिण भारत के पर्वतों पर, परंतु उसके पहले याद रखिए कि जो हिमालय का विस्तार है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि हिमालय का एक विस्तार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है। यहां पर याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है कि आप इस तरह से पाएंगे कि यहां पर ये वाला पार्ट मैंने मणिपुर की मैपिंग में कवर कर रखा है। आपको दिखाई देगा यहां पर जो है इस तरीके से आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाकर देखें। यहां पर आपको पटकाईबुम, इस प्रकार से नागा, इस प्रकार से मणिपुर तथा इस प्रकार से मिजो हिल्स दिखाई देती हैं। पटकाईबुम, नागा, मणि, मिजो। याद रखें यहां से आपको जो है एक नदी दिखाई देगी, इस प्रकार से आपको ये जो है वो चिन्विन है, यहाँ पर आपको जो है वो इरावदी, साल्विन, और यहाँ पर आपको एक लेक दिखाई देगी, यहाँ पर ब्लू माउंटेन दिखाई देगा, इस माफ कीजिएगा इस स्थान पर ब्लू माउंटेन दिखाई देगा, यहाँ पर सारामती दिखाई देगी, यहाँ पर अदर पर्वत दिखाई देंगे। ये मैं प्रायद्वीप वाले पार्ट में कवर कर दूंगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने डिस्कस पूरा कर रखा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार मणिपुर की मैपिंग वाले पार्ट को देखें, वहां मैंने नॉर्थ ईस्ट की इन पहाड़ियों की पूरी मैपिंग डिटेल में डिस्कस करी है। मैं नहीं चाहता कि मैं चीजों को रिपीट करूं जिससे जो स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो आप लोग पूर्वांचल वाला पार्ट कंप्लीट करें। आपको कंटिन्यूएशन में यहां पर अराकान योमा दिखाई देता है, यहां पर रखाइन प्रोविंस दिखाई देगा, और यहीं से रोहिंग्या चलते हुए जो है वो आए थे भारत। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन की मैपिंग मैं कर चुका हूं। यहां पर आपको कलादान रिवर दिखाई देगी, कलादान सितवे पोर्ट दिखाई देगा, भारत के लिए अल्टरनेटिव एंट्री गेट है प्रवेश करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। ये सारा सेक्शन मैंने कवर कर रखा है मैपिंग वाले पार्ट में। गो विजिट एंड वॉच एंड टेल मी कि आपको कैसा लगा। क्लियर? अब देखिए, अगर आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जितना इसे शेयर करेंगे मैं उतना ही मोटिवेटेड फील करूंगा इस सीरीज को और ज्यादा कंटिन्यू करने के लिए। रियलिटी ये है
कि इसमें स्कोप बहुत है। याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उन्हें इजीली इस मैनर से कवर करा जा सकता है। जो मैंने स्टार्टिंग में 1 मिनट शॉर्ट के बारे में आपसे डिस्कस करा, अगर आप उसे डेली मॉर्निंग में एक बार उस शॉर्ट को देख लें तो ये एक पावर डोज टाइप का रहेगा आपके लिए। आपके प्री से पहले आपको एक जो है वो जेन्युइन प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि मॉर्निंग में 1 मिनट आप दें जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर है उसके लिए। तो इसमें स्कोप बहुत है। बस हम इतना चाहते हैं कि हम अगर एफर्ट लगाएं तो वो बच्चों तक पहुंचे, और इसको पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे हम आगे इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहें। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिए, याद रखें। अब आते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की मैपिंग पे। क्लियर? याद रखिए कि इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यह है हमारा ग्रेट इंडिया। याद रखें इसमें आपको कहां कौन सा पर्वत दिखाई देता है, तो अब अपना फुल फोकस इधर रखेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले मैं इस स्थान से स्टार्ट करता हूं, ध्यान दें। याद रखिएगा इस स्थान पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से कुछ हिल्स। इन हिल्स का ऑर्डर भी आपको याद रखना है और नाम भी आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ पहाड़ियां दिखाई देंगी, इनका नाम आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है गिर की पहाड़ी। जस्ट अ सेकेंड, याद रखें इसे कहा जाता है गिर पर्वत। इसके अलावा गिरनार पर्वत, और इसके अलावा याद रखिएगा एक और पर्वत है जिसे कहा जाता है बारदा। यहां पर एक और मार्किंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एक स्थान पर आपको नेशनल पार्क दिखाई देगा। याद रखिए इसे कहा जाता है गिर नेशनल पार्क। और यह भी याद रखिएगा कि जो गिर नेशनल पार्क है ये विश्व के एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आपको एशियाटिक लायन दिखाई देगा, यानी कि एशियाई शेर दिखाई देगा। याद रखिए शेर केवल और केवल अफ्रीका में निवास करते हैं। इनका प्राकृतिक आवास अर्थात नेचुरल हैबिटेट केवल और केवल अफ्रीका के सवाना के घास के मैदान है। इसके अलावा आपको कहीं भी अगर शेर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसे मानव द्वारा ही उस स्थान पर लाया गया है। क्लियर? लेकिन इसका एकमात्र अपवाद जो है वो आपको दिखाई देगा भारत के गुजरात के गिरवन वाले क्षेत्र में, जहां आपको गिर के शेर या मैं कहूं एशियाटिक लायन दिखाई देंगे। कारण क्या है? इनिशियली इंडिया वाज पार्ट ऑफ अफ्रीका, अर्थात भारत पहले अफ्रीका का भाग था। एशियाटिक लायन अर्थात एशियाई शेरों के लिए यह प्लेस फेमस है। क्लियर? तो यहां एक मार्किंग आपको और करनी होगी, इस तरह से आप यहां मार्क करेंगे। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दें, याद रखिए कि आपको पश्चिमी घाट पूरी तरह से सतत दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहां याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है, जस्ट अ सेकेंड, कि इसका जो उत्तरी भाग है इसे हम कुछ नाम से जानते हैं। क्लियर? याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपसे प्रश्न इस प्रकार का बनेगा, परंतु आपको याद रखना होगा ये जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न घाट्स। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। अब याद रखिए ये जो वेस्टर्न घाट वाला भाग है इसे पूरा टोटली भी सह्याद्री कहते हैं। साथ में याद रखिएगा कि इस वेस्टर्न घाट के उत्तरी भाग को भी सह्याद्री कहते हैं। क्लियर? तो ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, आपको यहां एडजस्ट करना होगा। पूरे पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है तथा केवल और केवल इसके उत्तरी भाग को भी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो यहां याद रखिए इसे कहा जाता है सह्याद्री। अब यहां पर दूसरी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा जब प्रश्न करेगी तो याद रखें कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है, लेकिन हिमालय के बाद कौन सी है? हिमालय के बाद हमारे पश्चिमी घाट हैं। और यह भी याद रखिएगा कि ये कगारीय प्रदेश हैं। अब ये कगार क्या होते हैं तो पहले इसे समझ लें। याद रखें कि वास्तविकता में जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका शेप किस प्रकार का है, तो रियलिटी यह है कि इस प्रकार का दिखाई देता है।
क्लियर, याद रखें यहां पर आपको अरावली दिखेगा, यहां पर आपको राजमहल की हिल्स दिखेंगी, और यहां याद रखिए कि इसके 3 किनारे हैं, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, और इस प्रकार से एक किनारा ये है। और याद रखिए इन 3 किनारों को ही आप घाट के नाम से जानते हैं। आपको दिखाई देगा इस स्थान पर जो किनारा है इसे आप पश्चिमी घाट कहते हैं। इस प्रकार से यहां जो किनारा है ये किनारा कट छट गया है क्योंकि नदियां यहां प्रवाहित होती हैं, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। और ये जो किनारा है इसे आप कहते हैं विंध्य का क्षेत्र और सतपुड़ा का क्षेत्र। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के 3 किनारे हैं, इसलिए इसे कगार प्रदेश कहा जाता है। विंध्य, कगार, पश्चिमी घाट, कगार, ये एस्कार्पमेंट है। इंग्लिश में बताऊं, एस्कार्पमेंट, और एस्कार्पमेंट का मतलब होता है एज ऑफ अ प्लेट्यू, अर्थात किसी भी जो पठार है उसके किनारों को, उसके कगार को एस्कार्पमेंट या फिर कगार के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो ये कगारी क्षेत्र में आता है। इस इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करेंगे, जब कभी आप इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तब इसे अपने नोट्स में ऐड ऑन अवश्य कीजिएगा। चलिए, अब यहां याद रखिए कि इसका जो ऊपर वाला भाग है जो विशेष तौर पर सह्याद्री इसका जो ऊपर वाला भाग है जिसे विशेष तौर पर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इसके लिए याद रखिएगा यहां पर एक पर्वत चोटी है, इसका नाम है कलसूबाई। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां आती है तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी फेमस है, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये आप लोग बताएं। क्लियर, अब यहां पर दूसरी इंफॉर्मेशन, यहां पर ध्यान दें, यहां पर आपको जो हाईएस्ट पीक दिखाई देगी इसका नाम है कलसूबाई। आपको मुझे बताना है कि ये कलसूबाई जो है वो किस स्थान पर आती है। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर, अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इस स्थान पर आपको एक पास दिखाई देगा, एक दर्रा दिखाई देगा। याद रखिए यहां पर एक दर्रा है। क्लियर, और इसी प्रकार से यहां पर एक दर्रा है। क्लियर, और इसके एक तरफ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा एक क्षेत्र। याद रखिए इस क्षेत्र को आप सभी जानते हैं मुंबई के नाम से। क्लियर, तो यहां आपको दिखाई देगा मुंबई। क्लियर, और एक और मार्किंग में अगर आपको दूं तो याद रखिए यहां आपको एक प्लेस दिखाई देगा और इसी प्रकार से यहां आपको एक प्लेस दिखाई देगा। क्लियर, इस प्रकार से आप इसे मार्क कर लें। एक को कहा जाता है नासिक, दूसरे को कहा जाता है पुणे। यहां स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए इनको मैं हटा देता हूं। याद रखिए कि ये जो प्लेस है जो आपने यहां मार्क करा इसे कहा जाता है मुंबई। अब यहां जो पास है याद रखिए ये पास है थाल घाट, थाल घाट, तथा दूसरा एक दर्रा है जिसे कहा जाता है भोर घाट। अब याद रखिए थाल घाट और भोर घाट दोनों ही मुंबई को कनेक्ट करते हैं कुछ सिटीज से। क्लियर, अब यहां याद रखिए थाल घाट कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से तथा भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से। क्लियर, तो थाल घाट, भोर घाट ये दो दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, ये कनेक्ट करते हैं मुंबई को दो सिटीज से। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो सिटीज हैं यहां तक जाने के लिए कौन से नेशनल हाईवे का यूज होता है। किसी दिन मैं डिटेल में आपको इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज अगर मार्क कराऊंगा तब उस कंडीशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे हम मार्किंग को जो है वो कंटिन्यू कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिए कि ये जो बीच वाला पार्ट है इस बीच वाले पार्ट को बेसिकली बाबा बूदन हिल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर, यहां पर जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों को बाबा बूदन की पहाड़ी। अब ये बाबा बूदन कौन थे तो याद रखें ये वो पर्सन थे जो भारत में कॉफी लेकर आए थे, इथोपिया से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही भारत में जो है इन कॉफी को इंट्रोड्यूस करा था और बाबा बूदन ने बादाम की पहाड़ियों के आसपास जो है इसे लगाया था। वैसे बादाम की पहाड़ी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नेम भी है क्योंकि ये पहाड़ियां दूसरे स्थान पे भी उपस्थित हैं, तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। आप इतना ही समझें कि ये जो है वो बाबा बूदन की पहाड़ी है। क्लियर, अब यहां याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र में आपको दो मार्किंग इंपॉर्टेंट मिलेंगी। क्लियर, अपने एटलस में आवश्यक रूप से इसे मार्क कर लें बच्चों। क्लियर,
आपको एक प्लेस दिखाई देगा जिसे कहा जाता है चिकमंगलुर, क्लियर। दूसरा प्लेस दिखाई देगा जिसे कहा जाएगा कुद्रेमुख, क्लियर। अब याद रखिए चिकमंगलुर फेमस है किसके लिए, तो चिकमंगलुर फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए, और कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा कुद्रेमुख प्रसिद्ध है वास्तविकता में आयरन ओर अर्थात लौह अयस्क के लिए, क्लियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर आपको एक पोर्ट भी दिखाई देगा, याद रखिए यहां पर जो आपको पोर्ट दिखेगा इसे कहा जाता है मैंगलोर पोर्ट, क्लियर। और यह भी याद रखिएगा कि मैंगलोर पोर्ट से हम जो है कुद्रेमुख से निकले हुए लोहे को जापान को निर्यात करते हैं, फाइन, हम इसे जापान भेजते हैं। अब याद रखिएगा कि क्यों भेजते हैं, क्योंकि हम ऑल वेदर फ्रेंडशिप चाहते हैं किसके साथ, जापान के साथ। क्यों चाहते हैं जापान के साथ, तो याद रखिएगा कि इंडिया का प्रोमिनेंट एनिमी अर्थात मुख्य शत्रु कौन है, पाकिस्तान, नो, चाइना। याद रखिएगा जितना भारत का अकेला डिफेंस बजट है उतना पाकिस्तान का टोटल बजट नहीं है, क्लियर। तो हमारा और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा और चाइना का राइवलरी है, और नो डाउट चाइना हमारे लिए एक टफ कॉम्पिटिटर है, क्लियर। लेकिन चाइना के साथ एक बड़ी डिफेंस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना जो है वो केकड़े की चाल चलता है, अर्थात केवल एक ही दिशा में वॉर लड़ सकता है। एक समय पर साइमल्टेनियसली चाइना दो वॉर डोर ओपन नहीं कर सकता, अर्थात दो युद्ध डायरेक्शंस में लड़ाई नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को हमने यूटिलाइज करा है जापान के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप करके, अर्थात हर एक कंडीशन में जापान हमारा अलाइन है, या फिर हम जापान के अलावा आप जिसको जो है कंसीडर करना चाहे, हम एक मित्र राष्ट्र हैं। अब इस कंडीशन पे अगर भारत कभी चाइना के अगेंस्ट युद्ध की कंडीशन में होगा और जापान सिर्फ ये प्रोक्लेम कर दे या सिर्फ ये कह दे कि जापान भी अपना जो है वॉर डोर ओपन करेगा, याद रखिएगा चाइना उस समय सरेंडर कर देगा। इसके बारे में मैंने जो है वो माओ जेडोंग की आर्ट ऑफ वॉर नाम से एक वीडियो बनाया था, आप उसमें जाकर इसे देख पाएंगे, क्लियर। तो ये मार्किंग उससे कनेक्टेड है, तो इसे थोड़ा सा अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा। इसे कहा जाता है मैंगलोर, क्लियर, दिस इज कॉल्ड मैंगलोर, ओके। मैंगलोर में कहां से आता है लोहा, तो इसके पीछे है कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख से निकला लोहा इधर से जाता है, क्लियर। ऊपर है चिकमंगलुर, याद रखिए CCD कैफे कॉफी डे यहीं से निकला था, चिकमंगलुर से। यहीं के एक कॉफी फार्मर जो है वो किसान थे, उन्होंने जो है वो स्टार्ट करा था इस कैफे कॉफी डे को, क्लियर। चलिए इसी प्रकार से याद रखिएगा यहां पर एक पर्वत आपको दिखाई देगा जिससे कहा जाता है मौलानगिरी। याद रखिए मौलानगिरी जो है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, क्लियर। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा कि इस स्थान पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा एक पर्वतीय गांठ। अब यहां याद रखिए मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं किसी चीज को आसानी से कंप्लीट कर दूं विदाउट उसकी इंपॉर्टेंस को बताए। याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है नीलगिरी, मैं इस स्थान पर इसे मेंशन करता हूं, इसे कहा जाता है नीलगिरी। याद रखिए ये जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, अर्थात जैव विविधता का केंद्र है। इसे वर्जिन अर्थ ग्रुप ने जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में आइडेंटिफाई करा था लगभग 1 साल पहले। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व का भी स्टेटस दे रखा है। भारत सरकार इसे इको सेंसिटिव जोन मानती है। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का वर्जिन मोस्ट फॉरेस्ट है, यानी कि सबसे अनटच्ड फॉरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार का फूल दिखाई देगा जो हर 20 वर्षों में, कई बार 18, कई बार 12 वर्षों में उगता है, जिसे नील कुरुंजी कहा जाता है। ये टेम्परेट एरिया में दिखाई देता है, और ये भी टेम्परेट अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर नीलगिरी, थाहा, लायन टेल मकाओ, ऐसे बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। इसमें 10 नेशनल पार्क हैं, आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप लोग चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बताऊं। याद रखिए इसमें आपको दिखाई देगा ये है नीलगिरी। नीलगिरी आपका विस्तार आपको जो है याद रखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कर्नाटक, ये स्थान है केरला, ये स्थान है तमिलनाडु। आपको यहाँ पर एक नेशनल पार्क दिखेगा बांदीपुर, एक नेशनल पार्क दिखेगा राजीव गांधी, यहाँ दिखाई देगा साइलेंट वैली, एक दिखाई देगा वायनाड, यहाँ पर दिखाई देगा याद रखिए
सत्यमंगलम, यहां दिखाई देगा शिरोमणि। सत्यमंगलम के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम है इसका बिलिगिरी रंगा। और बिलिगिरी रंगा जो है विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एक साथ एक ही स्थान पर अलग अलग बाउंड्री बनाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मैजिकल प्लेस है बिलिगिरी रंगा, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आता है सत्यमंगल के अंदर। सत्यमंगल आती है बेसिकली आपके तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु बेसिकली आता है, तमिलनाडु का ये पोर्शन बेसिकली आता है नीलगिरी में, और नीलगिरी आता है पश्चिमी घाट में। अब इसके ऊपर डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार इसे मेंशन करें, मैं अलग से नीलगिरी के बारे में आपको पूरा वीडियो, इसकी जो स्थानिक प्रजातियां हैं, इसकी जो विशेष प्रकार के जीव हैं, यहां पर आपको दिखाई देगा। एक टनल होती है जो आपको पेड़ों के अंदर लेकर जाती है, इतने घने फॉरेस्ट हैं ये। और इसी के साथ फिर हम करंट अफेयर का कंपाइलेशन इसमें ऐड करेंगे, जहां हम इसमें ऐड ऑन करेंगे कि क्या कारण है कि ऐसे सदाबहार वन जहां मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, उस स्थान पर आपको दिखाई देगा कि जो क्षेत्र है यहां पे फॉरेस्ट फायर हो रही है, जंगलों में आग लग रही है। अब ये है करंट अफेयर के साथ कंपाइलेशन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग एक बार इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आवश्यक रूप से इस पर वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यहां पर आप देखेंगे, याद रखिए कि इस स्थान पर आपको एक पर्वत चोटी दिखाई देगी। मार्किंग के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस स्थान पर इस तरह से आपको एक पर्वत दिखाई देगा, इसे कहा जाता है बच्चों दोदा बेटा। और याद रखिए दोदा बेटा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? तो याद रखिएगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट। क्लियर? तो यह है नीलगिरी वाला भाग, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। क्लियर? अब याद रखिए कि इसके नीचे आपको कुछ और पर्वत दिखाई देंगे इस तरह से। क्लियर? अब इन्हें कहा जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स आपको इसे इंग्लिश में ही याद करना होगा। क्लियर? तो इसे कहा जाता है सदर्न, जस्ट अ सेकेंड, हिल कॉम्प्लेक्स। अब यहां आपको क्या मार्क करना है? तो याद रखिए कि आपको यहां 3 पर्वत दिखाई देंगे इस प्रकार से। क्लियर? एक आपको दिखाई देगा ऊपर की दिशा में, इसे कहा जाता है अन्नामलाई। नीचे आपको दिखाई देगा, इसे इलायची या कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगा, याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है पालनी की पहाड़ियां। क्लियर? तो ये 3 है इस प्रकार से। यहां मैं नाम मेंशन करूं उसके पहले याद रखिए कि मार्किंग आपको करनी है। यहां पर एक चोटी दिखाई देगी, याद रखिए इसे कहा जाता है अनाई मुंडी। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, याद रखें इसे कहा जाता है अनाई मुंडी। और अनाई मुंडी के लिए याद रखिएगा यह पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? अब यहां पर आपको जानने योग्य इंफॉर्मेशन है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको किसी स्थान पर उच्चतम चोटी दिखाई देगी, आपको उस स्थान पर आवश्यक रूप से हिल स्टेशन दिखाई देंगे। और यह याद रखिए कि हिल स्टेशन कब दिखाई देते हैं, क्यों बनते हैं। तो आप जिस देश में रहते हैं उस देश में औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। साल में 10 महीने हमें गर्मी लगती है। और ये याद रखिए इस गर्मी का सोल्यूशन क्या है? इस गर्मी का सोल्यूशन है टेम्परेचर कम होना, और ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है। हाईएस्ट पीक के आसपास आपको टेम्परेचर लो दिखाई देता है। क्लियर? तो आप पाएंगे कि यहां पर अनाई मुंडी है, यहां पर आपको एक हिल स्टेशन दिखेगा, कोडाई कोलन हिल स्टेशन। क्लियर? इसी प्रकार से दोदा बेटा जो आपने देखा, याद रखिए कि दोदा बेटा के पास भी आपको एक फेमस हिल स्टेशन दिखाई देगा जिसे ऊटी या ऊटक मंडलम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ऊटी या ऊटक मंडल एक हिल स्टेशन दोदा बेटा के पास। इसी प्रकार से आपको अन्नामलाई के पास भी हिल स्टेशन दिखाई देगा। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि जो पालनी की पहाड़ी है, यहां पर आपको जो दिखाई देगा इसे कहा जाता है पालनी हिल्स। ये याद रखिए कि जो पालनी हिल्स हैं ये तमिलनाडु में आती हैं। तमिलनाडु में आती हैं। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा कि ये जो तमिलनाडु में आने वाली हिल्स हैं, इसके लिए इंफॉर्मेशन याद रखिए कि यही रेन शेडो जोन बनाती हैं, अर्थात इन्हीं के द्वारा जो है वर्षा रुक जाती है तमिलनाडु में।
अब यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हमने जो अभी पश्चिमी घाट के बारे में देखा कि ऊपर वाले क्षेत्र में आपको जो है अन्नामलाई, फिर पालनी, और नीचे आपको इस प्रकार से इलायची की पहाड़ियां दिखाई देंगी। याद रखिएगा कि पालनी की पहाड़ियां जो है एक पर्वतीय ब्रैकेट का काम करती हैं, और ये ब्रैकेट बेसिकली रोकता है जो हमारा उत्तर पश्चिम का, माफ कीजिएगा, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, इस प्रकार से जो मानसून आता है, इससे ये पहाड़ियां रोक लेती हैं और तमिलनाडु एक वृष्टि छाया प्रदेश या मैं कहूं रेन शेडो जोन में बदल जाता है। क्लियर? चलिए, तो इसे थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में सेटल डाउन रखेंगे। अब यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर एक हिल स्टेशन है, इसी प्रकार से यहां पर भी आपको एक हिल स्टेशन दिखाई देगा। ये आपके लिए मार्किंग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। क्लियर? अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस स्थान पर कौन सा हिल स्टेशन है कलसूबाई हिल्स के पास। क्लियर? वैसे एक हिल स्टेशन काफी ज्यादा फेमस है कार्बन न्यूट्रल होने के कारण। मैं हिंट दूं तो इसे माथेरन के नाम से जाना जाता है। क्या ये माथेरन ही है या फिर कोई और भी है? तो आप यहां मुझे सर्च करें, और सर्च करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन सारी मार्किंग्स को डील करने में। चलिए, तो कंटिन्यूएशन में देखते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार से आपको यहां पर पूर्वी घाट दिखाई देगा। अब यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी इसे एक्सप्लेन करा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है आपको कुछ इस प्रकार के शेप का दिखाई देगा। याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो भाग है जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, इसका जो ऊंचाई है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू पूर्वी भाग। इसलिए आप पाएंगे कि नदियां जो है, वृहद नदियां इस स्थान पर, जहां आप देखेंगे गोदावरी, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आप पाएंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। याद रखिएगा ये सारी नदियां अपना डेल्टा इस दिशा में बनाती हैं। यही कारण है कि ये जो एस्कार्पमेंट है या मैं कहूं ये जो कगारीय क्षेत्र है, ये अपर्दित हो चुका है, अपक्षय हो चुका है इसका, और इस कारण ये कंटिन्यू नहीं है बिल्कुल कैसे वेस्टर्न घाट्स की तरह। क्लियर? अब याद रखिए यहां कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो यहां आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। याद रखिए ये है गरजात की पहाड़ी, याद रखिएगा ये आती है उड़ीसा में। यहां पर आपको एक चोटी दिखाई देगी जिसका नाम थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। याद रखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी या महेंद्रगिरी हिल, और ये भी याद रखिएगा सेम नाम से तमिलनाडु में भी है। क्लियर? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे याद रखिए। इसे कहा जाता है गरजात। एक और नाम है जिसे कहा जाता है गढ़ जात की पहाड़ी। क्लियर? याद रखिए कि इसी के पास आपको इस तरह से एक और छोटी सी हिल दिखाई देगी उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही। याद रखिए इसे जो है वो, इसे नयागढ़ के नाम से जाना जाता है। याद रखें ये दोनों ही हिल्स आपको कहां दिखाई देती हैं, तो बेहतर तरीके से सेटल डाउन देखें, ये दिखाई देती हैं उड़ीसा में। इसी प्रकार से कंटिन्यूएशन में रखिएगा। याद रखें इसके नीचे आएंगे तो आपको इस प्रकार से दो हिल्स दिखाई देंगी। क्लियर? अब यहां पर याद रखिए ये जो दो हिल्स आप देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है नल्लामलाई तथा पालाकोंडा। क्लियर? तो यहां मैं नाम मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे कहा जाता है नल्लामलाई तथा इसे कहा जाता है पालाकोंडा। अब याद रखिए कि ये दोनों ही आपको दिखाई कहां देते हैं, ये दोनों ही आपको दिखाई देते हैं आंध्र प्रदेश में। और इसी प्रकार से याद रखिएगा कि नल्लामलाई में ही आपको, अब देखिए इस चीज को कहते हैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट में पढ़ना। याद रखिए नल्लामलाई में ही आपको तिरुपति या बालाजी टेम्पल दिखाई देगा। और यह भी याद रखिएगा कि आपको सामान्यतः सर्च करने में ये शेषाचेलम हिल्स में, हिल में दिखाई देगा। और याद रखिए कि शेषाचेलम हिल का नाम आपने सुना होगा। क्लियर? ये नाम है बेसिकली फेमस कब हुआ था, ये एक तो चीज फेमस है ही टेम्पल के लिए, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये नाम एक बार और फेमस हुआ था, मूवी आई थी एक पुष्पा, फाइन, जहां पे शेषाचेलम की पहाड़ियों से निकालकर रक्त चंदन या रेड सैंडलवुड को स्मगल करा जा रहा था। वहां जो पुष्पा था, जो
एक्टर थे वो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यहां से जो है वुड निकाल के जा रही थी। अब जो स्टूडेंट आईएएस एस्पिरेंट है, याद रखिए देश में कुछ भी चल रहा हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हमेशा याद रखें कि जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, इन दोनों की ही कुछ स्थानिक प्रजाति हैं। इसे इस प्रकार से अपने माइंड में सेटल रखिएगा। क्लियर? ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत और इस प्रकार से आप इसे माइंड में सेटल डाउन रखें। याद रखिए कि पश्चिमी घाट वाले भाग में इस स्थान पर तथा पूर्वी घाट वाले स्थान में इस प्रकार से। यहां पर एक एंडेमिक, यहां पर एक एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक प्रजाति पाई जाती है। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। स्थानिक प्रजाति पाई जाती है या एंडेमिक, इस प्रकार से यहां पर भी। और याद रखिए जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है इसे कहा जाता है वाइल्ड ड्यूरिन ट्री। अब याद रखिए कि जैसा जैक फ्रूट होता है जिसे आप कटहल कहते हैं, उसी प्रकार का इसका फल दिखाई देता है, इसे वाइल्ड ड्यूरिन के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिए स्थानिक प्रजाति है, एंडेमिक स्पीशी है, अर्थात ये विश्व में और कहीं नहीं मिलता, केवल और केवल पश्चिमी घाट में दिखाई देता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि एक और एंडेमिक या स्थानिक प्रजाति जिसे कहा जाता है रेड सैंडर्स वुड या रेड सैंडलवुड या रक्त चंदन। और याद रखिए ये जो रेड सैंडलवुड है या रक्त चंदन है, आपको चंदन दो प्रकार का दिखाई देगा और ये सागौन नहीं है। और याद रखिए ये जो रेड सैंडलवुड है या रक्त चंदन है, ये विश्व में कहीं और नहीं मिलता, केवल इस स्थान पर मिलता है। इसके अलावा सफेद चंदन भी होता है जिसे सामान्यतः चंदन कहा जाता है। ये चंदन आपको अलग अलग स्थान में मिलता है और भारत में ये भी काफी ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? तो स्थानिक प्रजाति है पूर्वी घाट की रक्त चंदन। पूर्वी घाट का एक भाग है जिसे कहा जाता है नल्लामलाई पालाकोंडा, या आंध्र प्रदेश में आता है, यहीं पर शेषाचेलम हिल्स है और इसी का कनेक्शन है विद दैट मूवी कॉल्ड पुष्पा। ओके, विद दैट मूवी पुष्पा। ओके, चलिए अब यहां याद रखिए कि इसके नीचे वाला पोर्शन, तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी याद से आप इसे माइंड पर सेटल डाउन रखें। कारण क्या है, इससे भी प्रश्न आते हैं। क्लियर? अब इसी तरह से चलते हुए जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा इस स्थान पर ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, याद रखिए इसे कहा जाता है शेवेरॉय की पहाड़ी, शेवेरॉय हिल। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा कि जो शेवेरॉय है ये मुख्यतः तमिलनाडु में आता है और ये दक्षिणतम भाग है किसका, ये दक्षिणतम भाग है हमारे ईस्टर्न घाट के या पूर्वी घाट की हिल्स का। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां पर याद रखिए कि जो नीलगिरी वाला भाग है, इस नीलगिरी वाले भाग के लिए जैसा मैंने आपको बताया, याद रखिएगा कि ये इस तरह से दिखाई देता है। अगर मैं मार्क करूं तो इसका एक पोर्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा पश्चिमी घाट के रूप में और एक पोर्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा पूर्वी घाट के रूप में। अर्थात नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये दो जो पर्वत श्रेणी है उसका एक संगम स्थल है, एक मिलने वाला स्थान है। क्लियर? अब यहां याद रखने योग्य बात है कि जहां ये मिलती हैं, अब यहां आपके लिए इसेंशियल होगा इस चीज को समझना कि ये जो पश्चिमी घाट है यहां पर मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और इस स्थान पर मिलता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर? तो अब यहां याद रखिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती का मिलने वाला स्थान नीलगिरी होगा। ओके, तो आपको यहां की कुछ मार्किंग्स को अपने दिमाग में हमेशा रखना होगा। ओके, तो चलिए अब हम कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। कंटिन्यूएशन में हमें देखना है ऊपर यहां पर जो विंध्य कगार वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, इसी प्रकार से राजमहल वाला क्षेत्र है और आगे आप पाएंगे हमारे पूर्वोत्तर में कुछ श्रेणियां हैं। क्लियर? तो आ जाए, यहां ध्यान से देखें, हम फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे तो अपना कंसंट्रेशन एग्जैक्टली यहां रखिएगा। आप इस प्रकार से पाएंगे कि यह है हमारा ग्रेट इंडिया और इस ग्रेट इंडिया में किस स्थान पर दिखाई देती है हमारी विंध्यन रेंज। तो याद रखिए, जस्ट अ सेकेंड, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा यहां पे विंध्य का विस्तार
और याद रखिए विंध्य का एक विस्तार भांडेर तथा कैमूर के नाम से आगे जाता है। क्लियर? तो यहां मैं नेमिंग कर दूं, इसे कहा जाता है विंध्य। अब याद रखिएगा विंध्य के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये वास्तविकता में क्या है, कगारीय क्षेत्र है। और ये किसका कगार है? तो जैसा मैंने आपको बताया ये प्रायद्वीपीय भारत का कगार है। अब यहां याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन ये है कि इस क्षेत्र में आपको एक स्थान दिखाई देगा, याद रखिए भांडेर तथा कैमूर के पास ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है बिहार का सासाराम। इसे एक मार्क कर लें। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको मकबरा दिखाई देगा शेरशाह सूरी का, जो वास्तविकता में सफेद मार्बल से बना है। ओके, अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हो जाती है, याद रखिएगा कि विंध्य का जो क्षेत्र है ये विश्व का दूसरा सबसे पुराना पर्वत है। और याद रखिए पहला कौन सा है? तो मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन करा है, पहला सबसे पुराना जो है वो अरावली वाला क्षेत्र आता है। क्लियर? इसमें तीसरी इंफॉर्मेशन आपको इतनी और याद रखनी है कि ये जो है पर्वत आपको मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार तक देखने को मिलता है। और ये जैसा मैंने आपको अभी बताया ही है, ये अपने मार्बल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, चलिए काम का और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा। याद रखिए सतपुड़ा आपको 3 भागों में विभाजित दिखेगा। अब हम सतपुड़ा को ड्रॉ करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन इस प्रकार इसी स्थान पर हो। यहां ध्यान दें, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखिएगा सतपुड़ा के 3 भाग हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, ये जो भाग हैं इनके नाम क्या हैं? तो याद रखिए सबसे पहले तो ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है राजपीपला, इसे कहा जाता है महादेव, इसे कहा जाता है माइकल। क्लियर? अब यहां याद रखिए इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है सतपुड़ा। और याद रखिएगा जो सतपुड़ा है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये भ्रंशोत्थान पर्वत, भ्रंशोत्थान पर्वत इसका उदाहरण है। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो भ्रंशोत्थान पर्वत है इसे इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन, हम यूपीएससी को बिल्कुल चांस नहीं देंगे कि सिर्फ 1-2 वर्ड के कारण हमारा एक आंसर जो है वो गलत हो जाए। याद रखिए इसे कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। और यह भी याद रखिएगा कि सतपुड़ा का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? सतपुड़ा शब्द का अर्थ वास्तविकता में होता है 7 पहाड़ियां या 7 हिल्स। हैं कितनी यहां पे? है यहां पर 3 हिल्स वास्तविकता में। क्लियर? ओके, ये भी याद रखिएगा कि ये किस किस राज्य में आता है, तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ध्यान दें। याद रखिएगा कि ये जो है ये महाराष्ट्र में, कुछ भाग बहुत थोड़ा सा ही सही पर महाराष्ट्र में आता है। मेनली ये मध्य प्रदेश में आता है। कुछ भाग इसका जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आता है। और याद रखिएगा कि इन 3 के अलावा थोड़ा विस्तार जो है इसकी चट्टानों का वो ये केवल और केवल इन 3 ही स्थानों पर दिखाई देता है। ओके, अब यहां याद रखिए कि मध्य प्रदेश, जस्ट अ सेकेंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों में से इसका मैक्सिमम पोर्शन जैसा आपने देखा मध्य प्रदेश में आता है, इसी से आगे मैं एक डायमेंशन निकालने वाला हूं, इसलिए इस चीज को अपने माइंड में सेटल डाउन रखिएगा। अब आ जाएं, यहां ध्यान दें, याद रखिएगा कि जस्ट अ सेकेंड, याद रखिएगा ये जो महादेव है यहां पर आपको एक हिल दिखाई देगी। कौन सी है ये हिल? याद रखिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, और जैसा मैंने पहले बताया जिस भी स्थान पर आपको सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी
याद रखिएगा उस स्थान पर आपको हिल स्टेशन दिखाई देगा। क्लियर? तो यहां कौन सी चोटी है? तो यहां पर स्थित है धूपगढ़। क्लियर? ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथ में इंफॉर्मेशन ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी यहीं आपको दिखाई देगा। कौन सा हिल स्टेशन है? तो आई थिंक आप लोग गैस कर पा रहे होंगे। यहां पर हिल स्टेशन का नाम है, यहां पर जो हिल स्टेशन है इसका नाम है पचमढ़ी। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो स्थान है पचमढ़ी का, ये नर्मदा के पास आता है, नर्मदा नदी के पास आता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब यहां जानने योग्य बात है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जीव मिलते हैं। कोई भी जीव मिले, बहुत सारे कैटेगरीज में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक हमेशा याद रखिएगा, यहां मिलता है स्लॉथ बेयर। क्लियर? कौन सा जीव है? तो मैं यहां मेंशन कर दूं, इसे कहा जाता है स्लॉथ बेयर। अब ये स्लॉथ बेयर या स्लॉथ भालू क्या होते हैं, तो एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम भालुओं की प्रजातियों को देख लेंगे। कारण क्या है कि यूपीएससी ने पोलार बेयर से भी यानी कि ध्रुवीय भालू से भी प्रश्न करे हैं। इसके अलावा हिमालयन ब्राउन बेयर यानी कि हिमालय का भूरा भालू से भी प्रश्न करे हैं, और उसकी तारतम्यता किस प्रकार से ग्रिजली के साथ है इस पर भी प्रश्न आए हैं। तो हम उसे आगे के पार्ट में कवर कर लेंगे, इसलिए मैं इस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। परंतु यहां जानने योग्य बात है कि इसी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चों आपको एक मार्किंग मिलेगी, और ये मार्किंग आपको एमपी, जहां पर आप एटलस ओपन करेंगे, एटलस में आपको जहां मध्य प्रदेश दिख रहा होगा वहां ये मार्किंग नहीं मिलेगी। आप एक पेज टर्न करें, जहां महाराष्ट्र वाला पार्ट होगा वहां आपको बोरी दिखाई देगा, एक वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। और याद रखिएगा कि यह विश्व का सबसे पुराना सागौन के पेड़ों का क्षेत्र है। क्लियर? यानी कि ये टीक वुड का एरिया है। और यह भी याद रखिएगा कि यहां का जो टीक वुड है, यह विश्व का सबसे उच्च क्वालिटी का टीक वुड है। और मैंने आपको पहले भी समझाया है ये टीक वुड या ये सागौन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने बार बार ये समझाया है कि एक जो टीक वुड होता है एवरेज, इसकी लाइफ कितनी होती है। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ये 80 से 100 साल होता है। परंतु इस एरिया में निकलने वाला जो टीक वुड है, इस टीक वुड या इस सागौन की लाइफ 300 साल से 450 साल तक होती है। याद रखिए, मणिपुर वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि इसकी लाइफ इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि मुख्य कारण यह है कि ये पेड़ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पेड़। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब क्या है? पत्तियां एक समय पर, पेड़ अपना एक समय पर अपनी पत्तियों का त्याग करता है। और पेड़ जिस समय पर पत्तियों का त्याग करेगा, याद रखिए उस समय होगा ये कि पत्तियां नीचे बिछ जाएंगी, जिसे खाने के लिए कीट पतंगे आएंगे, और ये कीट पतंगे और ये दीमक लगकर पेड़ को खराब कर देगी। और पेड़ इसी से बचने के लिए अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली पेड़ के द्वारा डेवलप करी जाएगी, और इसमें वो रिलीज करेगा बेसिकली एक रेजिन, एक तेल, जिसे हम टीक वुड ऑयल या टीक वुड या फिर सागौन का तेल कहते हैं। और इसी सागौन के तेल के कारण सागौन का पेड़ कभी भी खराब नहीं होता, जो उसकी लकड़ी है वो लंबे समय तक टिकती है, उस पर दीमक नहीं लगती। अब क्यों नहीं लगती? क्योंकि पेड़ ने इसे बनाया था दीमक या कीट पतंगों को दूर रखने के लिए। फिर आए हम, और हमने उसे काटा इसी तेल के लिए। क्लियर? इसी प्रकार से आपको कॉफी के अंदर कैफीन दिखेगा। ये जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल है ना, अर्थात घास खाने वाले जो जीव हैं, ये जीव उसे जो है वो ना खा पाए, इसीलिए उस पेड़ ने ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था अपना स्वाद खराब करने के लिए। कॉफी के फल में जो कैफीन होता है वो उसका एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी प्रकार से जो चाय है, इसमें आपको टेनिन दिखेगा। हम चाय पीते ही उसके स्वाद के कारण है, जो आता टेनिन के कारण है, और ट्री ने ये बनाया ही था ग्रेजिंग करने वाले एनिमल से बचने के लिए, जो उसे खा जाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से क्विनाइन एक पेड़ होता है जिसने रसायन बनाया था, जिस पेड़ का नाम बेसिकली होता है सिनकोना, जो रेजिन होता है उसका नाम होता है क्विनाइन। और आप पाएंगे कि ये जो क्विनाइन है ये एंटी मलेरियल ड्रग है। क्लियर? तो इसी प्रकार से याद रखिएगा कि महादेव की जो उच्चतम चोटी है ये है धूपगढ़। यहां पर एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी हिल स्टेशन, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहां पर उपस्थित है। यहां स्लॉथ बेयर मिलता है। यहीं पर आपको एक बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी दिखे देगा, और ये विश्व का सबसे पुराना सागौन का क्षेत्र है।
इसी प्रकार से एक और इंफॉर्मेशन आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी है। याद रखिएगा कि जो अमरकंटक, ये वाला भाग है मैकल वाला, यहां पर आपको एक पठार दिखाई देगा मार्किंग में, इसे कहा जाता है अमरकंटक। और याद रखिए अमरकंटक खुद में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यह भी याद रखिएगा कि कुछ ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो एक से दूसरे राज्य जाते हैं। तो इसमें अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कंटिन्यूएशन में जाता कहां पर है? ये कंटिन्यूएशन में छत्तीसगढ़ भी जाता है, जहां इसे अचानक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिएगा कि अमरकंटक का ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन बच्चों ये है कि अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक समय पर बहुत ज्यादा टाइगर्स मिलते थे और मैन ईटर की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर उपस्थित थी। पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि अगर आप लोग चाहें तो हम यूपीएससी के सिलेबस में एक पार्ट होता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछता है, पर बच्चा कभी भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो सिर्फ ये सोचकर कि ज्योग्राफी का पार्ट था और शायद मैं नहीं पढ़ पाया कहकर उसे अवॉइड करता है, पर सिलेबस में मेंशन है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? तो वहां पर आप पाएंगे, इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो कर सकते हैं। याद रखिए यहां पर एक मैन ईटर का प्रॉब्लम उपस्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका टाइम के साथ सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला था फेंसिंग के द्वारा। क्या है ये सब कुछ हम किसी और क्लास में इस पे डिस्कशन करेंगे। अब एक हो गया अमरकंटक के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। एक और इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करें कि यहां से कई नदियों का, या मैं कहूं रिवर्स का ओरिजिन होता है, और इसमें एक नर्मदा आती है, एक और रिवर आती है जिसे कहा जाता है सोन, और एक और नदी आती है जिसे कहा जाता है जोहिला। क्लियर? ये अर्धचंद्राकार आकार का होता है और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच में आता है। क्लियर? इस प्रकार से यहां पर अमरकंटक प्लेट्यू या अमरकंटक का पठार उपस्थित है। याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर? ये है अमरकंटक का पठार। क्लियर? अब राजपीपला के लिए याद रखिए कि राजपीपला जो है ये मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। वैसे सही देखा जाए तो सीमा रेखा तो नहीं बनाती, परंतु ऐसा कहा जाता है, एग्जाम में कभी कभार आया है, इसलिए इसे माइंड पर रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस स्थान पर कुछ इस तरह से आप दिखाई देगा आपको, यहां पर एक दर्रा है। मैंने प्रीवियसली जब हमने प्रायद्वीपी वाला वीडियो करा था उसमें हमने डिस्कस करा था, यहां एक दर्रा है जिसे कहा जाता है बुरहानपुर पास या बुरहानपुर दर्रा। याद रखिए इस बुरहानपुर दर्रे को और राजपीपला का जो क्षेत्र है इसे कलेक्टिवली कहा जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया या दक्षिण का प्रवेश द्वार। अब हमें यह चीज जाननी होगी, यूपीएससी ने भले ही आज तक प्रश्न नहीं करा, पर आने वाले समय में आवश्यक रूप से आप पाएंगे। इंफॉर्मेशन यह है, याद रखिएगा कि जो राजपीपला वाला क्षेत्र है इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम वनाच्छादन आपको इस क्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो आई होप आपने जो है सतपुड़ा और विंध्या वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, अब ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है, याद रखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, परंतु आपको याद रखना होगा कुछ इस तरह से। याद रखिए ये है बेसिकली हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसी प्रकार से याद रखिएगा ये है बेसिकली हमारा शिलोंग का पठार, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर, इसे कहा जाता है मेघालय। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि जो मेघालय का पठार है इसके लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी राजमहल की पहाड़ियां। इसी प्रकार से याद रखिए आपको इस स्थान पर दिखाई देगा गारो, खासी तथा जैंतिया। याद रखें यहां नीचे की तरफ आपको एक मार्किंग और दिखाई देगी, इसे आवश्यक रूप से नोट डाउन करें। यहां पर आपको दिखाई देगा पुडुचेरी। क्लियर? यहां आपको पुडुचेरी या फिर माओ सिंदरम के नाम से एक मार्किंग दिखाई देगी, और इसे मार्क करें, यह विश्व का सबसे उच्च वर्षा वाला स्थान है, सबसे उच्च
वर्षा वाला स्थान। अब यहां याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन होगी कि ये डायरेक्टली किसके नीचे आता है, ये डायरेक्टली आता है खासी के नीचे। क्लियर। अब यहां पर दूसरी एक और इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे बेसिकली कहा जाता है, ये वाले क्षेत्र को याद रखिए। मैं छोटा नागपुर की अलग से भी मैपिंग कराऊंगा, तब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। याद रखिए, ये वाला जो भाग है इसे बेसिकली कहा जाता है रांची का पठार, तथा ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, इसे बेसिकली कहा जाता है हजारीबाग का पठार। और ये याद रखिए, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं इसे लगभग लगभग 2 बराबर भागों में छोटा नागपुर को विभाजित करती हैं। ओके। अब जो आपको बीच में स्थान दिखाई देगा, मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा समय मैं नहीं देना चाहता। याद रखिएगा कि ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसे बेसिकली कहा जाता है मालदा गैप। इसे कहा जाता है मालदा गैप। ये बेसिकली स्थान है जहां गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये एक छोटी सी मैपिंग है, और यहीं पर पूरा बांग्लादेश भी सिचुएटेड है। ओके, तो ये एक छोटी सी मैपिंग है, इसे अपने माइंड पर सेटल रखिएगा। बहुत ज्यादा मैं आगे इनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि यूपीएससी ने इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं करे हैं, तो मैं इतना आपके दिमाग पे बर्डन ना दूं जिससे आपको आगे रीड करने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इसे जो है इसके नोट्स बना रहे होंगे। याद रखिए, इस प्रकार से हैंड मैपिंग में काफी एफर्ट लगता है। हम ये चाहते हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो वीडियो है इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी कवर होनी थी। क्लियर। तो एक बार में एक वीडियो में अगर आप इसे पूरा कंप्लीट करते हैं, इसे याद करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल प्रूफ होता हुआ मिलेगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसके नोट्स बनाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम मोटिवेटेड फील करें आगे इसे कंटिन्यू करने के लिए। अपने सुझाव, अपने जो डायमेंशंस हैं उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं एक एक व्यक्ति का कमेंट आवश्यक रूप से पढ़ता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे बच्चों। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।